प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिहार और असम बाढ़ की वजह से त्राही मची हुई है। अगर बारिश और बाढ़ के प्रभावित होने की बात करें तो बिहार के 12 जिले और असम के लगभग 26 जिले अभी बाढ़ से प्रभावित हैं और इससे करीब 30 से 40 लाख लोगों की जिंदगी अभी पानी से बचने की कोशिश में लगी हुई है। मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे आंकड़े उसके बढ़ते जा रहे हैं, जो 200 के से ऊपर जा चुके हैं। असम और बिहार में संकट मोचक की तरह पहुंची हुई है एनडीआरएफ की टीम और आज हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के चीफ एसएन प्रधान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी प्रिंट में। कैसे चैलेंजेस हैं सर अभी बिहार में और असम में? क्या दोनों जगह अलग अलग तरीके के चैलेंज हैं या एक जैसी ही परिस्थितियां हैं दोनों जगहों की? अगर अभी की बात कही जाए पूजा जी तो अलग अलग चैलेंजेस कहे जाएंगे। शुरुआती दौर में लगा था कि जो फीडर रिवर्स है, रिवर सिस्टम्स हैं, ये सारे आते हैं दूसरे देश से। ये असम का रिवर सिस्टम या अरुणाचल का रिवर सिस्टम चाइना की तरफ से आता है और बिहार का जो पानी फीड होता है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, वो ज्यादातर नेपाल की तराई से आता है। तो लगभग सिमिलर सिचुएशन शुरुआती दौर में थी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि असम के साइड में वो फ्लैश फ्लडिंग नहीं होती है, वो ग्रेजुअली अरुणाचल के थ्रू आता है और समय मिल जाता है और लोगों को पता चलता है कि पानी आने वाला है और उसमें 1-2 दिन का गैप रहता है। हालांकि जब वो पानी आता है तो वो स्टैग्नेंट हो जाता है और अभी बारिश जब नहीं हो रही है 2-3 दिन से 4 दिन से असम में, फिर भी पानी वहां पर जब जल जमाव की स्थिति कई जिलों में बनी हुई है। हालांकि अब काफी राहत है क्योंकि 3 दिन से धूप भी आ रही है, लेकिन बिहार की स्थिति अलग है। अब अगर आप आपस में कंपेयर करें तो बिहार में अभी बिकॉज ऑफ नेपाल का रेन वाटर या रेन्स वहां होने पर पानी यहाँ बढ़ जाता है। अगर जो स्थिति फ्लैश फ्लड की हुई दरभंगा में या गोपालगंज में या छपरा इलाके में, तो वो इसी के चलते हुई कि वहां पर या तो बारात से पानी छोड़ा गया या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो गई और उसका खामियाजा जो है बिहार के नॉर्दर्न जिलों को झेलना पड़ा। लेकिन अभी ये स्थिति है कि 21 टीमें बिहार में हैं और लगभग 16 टीमें असम में हैं और लगातार काम जारी है। असम में अभी काम ऑपरेशनल जो काम है वो कम हो चला है, लेकिन बिहार में अभी भी रिलीफ रेस्क्यू का काम जारी है। तो सर, ये 21 टीमें जो हैं वो क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं और उसमें कितने कितने लोग होते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फोटोज आ रही हैं जो बहुत ही डराने वाली भी हैं, जिसमें एनडीआरएफ के लोगों को, जो आपके वर्कर्स हैं, उनका भी बचना बहुत जरूरी है। जो देखने में आ रहा है, कहीं सांप से बच रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा पानी है, बहुत सारे लोग हैं, अंधेरा बहुत है, लाइट्स की हर जगह बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम है। तो इस स्थिति में कैसे आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, हमारी जो टीम स्ट्रेंथ होती है वो 50-55 की होती है और लगभग हमारे पास 200 से ज्यादा इक्विपमेंट होते हैं। और अगर बाढ़ राहत का जो एक स्किल है, उनके पास वो बाढ़ राहत की स्किल में वो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना उपकरण लेके चलते हैं, चाहे रस्सियां हो, चाहे वो लाइफ बॉयज हो, चाहे बोट्स हो जिसमें हाई स्पीड मोटर बोट्स भी होती हैं, ये सारी चीजें, और प्लस डाइवर्स भी होते हैं, बोट में डाइवर्स भी होते हैं। मान लीजिए कोई डूब रहा है तो डाइविंग करके भी उनको गोताखोर बचा सकते हैं। तो ये एक मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एनडीआरएफ का डीजी हूं, मैं इसलिए मुझे गर्व है कि ये लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और सैलाब का काफी खतरनाक होते हुए भी वो मैनेज कर लेते हैं, सिचुएशन को मैनेज करते हैं। वो दूसरी फोर्सेस शायद मैनेज ना कर पाए क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें ट्रेंड है। जहां तक डेंजर का सवाल है, खतरा तो है, सांप बिच्छू बड़ा कॉमन है, अंधेरे में काम करना उसके लिए भी उनको प्रशिक्षित किया गया है और बहुत हाई करंट में बोट को मैन्यूवर करना ये भी उनको सिखाया गया है। और ये दोनों ही स्थितियां असम में भी आई हैं और बिहार में भी आई हैं और आगे भी आएंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि बाढ़ का सीजन जस्ट शुरू ही हुआ है
ये तो अभी शुरुआती दौर है। अभी नवंबर पिछले साल हम लोग अक्टूबर 30 तक भी हम लोग फील्ड में रहे और सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुआ। 216 टीमें एनडीआरएफ के पास और 216 में 200 टीमों का डिप्लॉयमेंट एक समय में हो चुका था और मैं ये डर रहा था कि मेरे पास रिजर्व में कुछ है नहीं, और वही स्थिति इस बार भी न हो जाए इसकी भी आशंका पूरी है, क्योंकि नॉर्मल से बेहतर मॉनसून का प्रेडिक्शन है। तो इसलिए ये काम लगातार बदस्तूर जारी रहेगा और रिस्क इज पार्ट ऑफ द ड्यूटी, उसको हम लोग निभाकर चलते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग रिस्क के लिए तैयार भी हैं और प्रशिक्षित भी हैं। सर, कहाँ देते हैं ये वाली जो ट्रेनिंग सभी को दी जा रही है कि कैसे बचना है, खुद लोगों को कैसे बचाना है, डाइविंग कैसे करनी है, उन सब की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है आपके वॉलंटियर्स की, और कितना चैलेंज होता है उनके लिए? क्या जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो स्थितियां बिल्कुल ही बदल जाती हैं, ऐसे में वो किस किस तरह की परेशानियां आपको बताते हैं? मतलब आप तक भी बातें पहुंचती होंगी कि यहाँ बिहार की अलग प्रॉब्लम जैसा आपने बताया और असम की अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वो कैसे फेस कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, तजुर्बा जो है ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये छोटा फोर्स है, अगर बड़े सीएपीएफ से कंपेयर किया जाए, सीआरपीएफ जैसा बड़ा नहीं है, आईटीबीपी बीएसएफ जैसा बड़ा नहीं है। महज 15,000 का फोर्स है, लेकिन बहुत कमिटेड है। और 15,000 का फोर्स होते हुए भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा एकल फोर्स ऐसा है जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए डेडिकेटेड है। तो अपने आप में ये एक यूनिक फोर्स है। जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, ये सारे जो हमारे कर्मी होते हैं ये सब डेपुटेशन पर आते हैं। कहाँ से आते हैं? पैरामिलिट्री फोर्स से आते हैं, सीआरपीएफ से, बीएसएफ से, इन्हीं सब फोर्सेस से आते हैं और आने के बाद यहाँ प्रशिक्षित होते हैं। उनका लगभग 6 से 8 महीने का प्रशिक्षण यहाँ बहुत सघन इंटेंस ट्रेनिंग जो की जाती है, जिसमें उनको अलग अलग वर्टिकल्स सिखाए जाते हैं और प्रैक्टिकल करके सिखाए जाते हैं। उनको खुद उसमें शरीक होना पड़ता है। क्या वर्टिकल्स हैं? तो देखिए, सबसे हमारा जो ब्रेड एंड बटर का काम है जिसे कहा जाता है, वो है फ्लड रेस्क्यू और साइक्लोन। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां फ्लड और साइक्लोन आना ही आना है और हर साल आना है। ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी पूरी करते हैं। और फ्लड रेस्क्यू, जिसको हम लोग रैपिड वाटर रेस्क्यू भी कहते हैं और FWR फ्लड रेस्क्यू, फ्लड वाटर रेस्क्यू भी कहते हैं, इसमें एकदम माहिर करते हैं हम लोग लड़कों को, ताकि वो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियों, हम लोग तैयार करते हैं। एनडीआरएफ की टीम में गर्ल्स भी है? मैंने अभी तक देखी नहीं है, बहुत कम है। और हम लोग अभी एक डेडिकेटेड यूनिट बना रहे हैं हर बटालियन में। और आपको खुशी होगी कि जो पहला जो इंस्टॉलमेंट ऑफ लिस्ट जो आने वाला था आईटीबीपी से, 61 महिला कर्मियों का आ चुका है। और मुझे उम्मीद है कि वर्ष के अंत होते होते हमारी पहली या दूसरी टीम या 2 टीमें कम से कम तैयार हो जाएंगी। वो बहुत गर्व की बात है। मैं इसके लिए बहुत सचेष्ट हूँ और मैं बहुत कीन हूँ कि ये टीम खड़ी हो जाए। तो मैं कहने लगा था कि ये ट्रेनिंग जो है ये बहुत इंटेंस होता है। तो पहला वर्टिकल होता है फ्लड वाटर रेस्क्यू, इसमें माहिर करना है। दूसरा वर्टिकल होता है मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्स। आपने देखा कि कल या परसों ही एक महिला को डिलीवरी में मदद किया एनडीआरएफ के कर्मियों ने बोट पर। और ये पहला वाकया नहीं है, ये उस बटालियन का 10वां एग्जाम्पल है डिलीवरी ऑन बोट, जिसमें ट्विंस भी डिलीवर हुई हैं कुछ साल पहले, जुड़वा बच्चे भी डिलीवर हुए हैं। और इस यहाँ तक कि एक बच्चे भोजपुर में एक परिवार ने अपने बेटे का नाम, जो अब टीनेजर हो चुका है, 12-13 साल है, 14 साल का हो चुका है, उसका नाम ही एनडीआरएफ सिंह रख दिया था। तो इसी से आप समझ सकती हैं कि इसके आदी भी हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, जिसको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कहते हैं। कोई हार्ट का भी पेशेंट हो तो उसको स्टेबलाइज कर लेना, एम्बुलेंस तक ले जाने तक या हॉस्पिटल ले जाने तक, तो वो भी उसमें भी माहिर है। बाकी फ्लड वाटर रेस्क्यू में एक डीप डाइविंग का भी स्किल है, वो जानते हैं। स्विमिंग तो वैसे भी जानना है। तीसरा जो वर्टिकल होता है वो कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू होता है, क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स होता है या तो अर्थक्वेक के चलते होता है या लैंडस्लाइड के चलते होता है। तो कोलैप्स स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर हो सकता है कोलैप्स हो या लैंडस्लाइड हो, भूस्खलन हो, पहाड़ का ही एक हिस्सा धंस जाए, तो उसमें कैसे रिकवरी करना है, कैसे रेस्क्यू करना, उसमें भी माहिर होते हैं। इसी तरह से वर्टिकल रेस्क्यू, ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ना, ऊंचे स्ट्रक्चर्स पर चढ़ के रेस्क्यू करना या ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर रेस्क्यू करना, इसका भी होता है। फिर कुछ स्पेशल स्किल्स सीखते हैं, जैसे हेली रैपलिंग, हेलीकॉप्टर से रैपलिंग करना,
और रस्सी से नीचे उतरना या रस्सी के सहारे चढ़ना, ये सब भी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो डिजास्टर रिलेटेड है, आपदा रिलेटेड है, जिसकी जरूरत पड़ती है, उसका वो लोग उस पर ट्रेनिंग करते हैं, उसमें माहिर होते हैं। और आजकल जो दो नए चैलेंजेस है, केमिकल बायोलॉजिकल चैलेंज और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर चैलेंज, इसके लिए भी तैयार है। आपने देखा होगा विशाखापट्टनम गैस लीक में वो लोग तैयार होकर अंदर घुसे थे और लोगों को रेस्क्यू किया था। तो ये इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद मुझे खुशी है बताते हुए कि वो अपना डिसिप्लिन लेके आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिसिप्लिन लेके आते हैं, और यहाँ जो स्किल उनको मिलता है, डिसिप्लिन और स्किल का ये एक बड़ा अच्छा संयोग हो जाता है, और वे अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं मानव की सेवा में। सर, लेकिन इस बार जो बाढ़ है वो हर बार से थोड़ी अलग भी है, क्योंकि इस बार कोविड भी है और दोनों जगह है। बिहार तो अभी बहुत तेजी से ब्लास्ट कर रहा है अगर कोविड की बात करें तो। ऐसे में किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? नहीं, आपने एकदम सही बात उठाया, क्योंकि तैयारी तो इसी की थी, पहली तैयारी तो इसी की थी। ये तो अंदाज नहीं किया था या एंटिसिपेट नहीं किया था कि बाढ़ से पहले तूफान आ जाएगा। तो तूफान आ गया तो एक तरह से बाढ़ के लिए एक प्रैक्टिस हो गई, ड्राई रन की प्रैक्टिस हो गई, और हम लोगों ने तैयारी कर ली। लेकिन उसमें एक और प्रैक्टिस भी हुई, जो कि आप उसको अवश्यंभावी कह सकते हैं कि अम्फन साइक्लोन में ड्यूटी करके हमारे लगभग 100 कर्मी इन्फेक्टेड हो गए। और 100 कर्मी जो इन्फेक्टेड हुए, तो पहले तो थोड़ा सा माहौल ऐसा था, गमगीन माहौल था, लोग थोड़े से घबराए भी थे निश्चित रूप से। लेकिन सभी 100 के 100 गनीमत है कि सभी 100 के 100 स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लग गए हैं, और कुछ लोग वापस बिहार के बाढ़ की ड्यूटी में भी आ गए हैं। अच्छा। बंगाल में ड्यूटी करने के बाद बिहार के बाढ़ की ड्यूटी में भी आ गए। तो ये अपने आप में एक प्रैक्टिस इस तरह से हुआ कि हर तरह का प्रैक्टिस हो गया इसमें। कोविड बीमारी की भी प्रैक्टिस एक तरह से हो गई कि भाई ये तो होना ही है, जब आप बाढ़ के पानी में काम करोगे, साइक्लोन में काम करोगे, तो और इन्फेक्टेड एरियाज में जाओगे, इन्फेक्टेड जिलों में जाओगे, ब्लॉक्स में, विलेजेस में जाओगे, तो होना ही होना। तो ये डुअल चैलेंज जरूर था, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तक वी हैव मेट द चैलेंज स्क्वेयरली एंड फेयरली। और अभी भी किसी भी तरह की दुविधा लड़कों के मन में और कर्मियों के मन में नहीं है कि हम बाढ़ के इलाके में, ऐसे इलाके में जाएं, इस गांव में जाएं जहां कोविड के बहुत केसेस हैं। ऐसी किसी तरह की हिचकिचाहट, किसी तरह की दुविधा नहीं है। बहुत मुझे गर्व है हमारे कर्मियों पर कि पूरी तरह से लगन के साथ काम कर रहे हैं, और इस चैलेंज को अपने स्ट्राइड में लिया है कि हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम ड्यूटी करने जाएं तो कोविड से भी इन्फेक्टेड हो सकता है। सर, स्टेट गवर्नमेंट मदद करती है क्या, और अगर नहीं कर रही है तो किस तरह के चैलेंजेस आप लोग के सामने आ रहे हैं? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के मदद करने की मंशा पर मुझे सवाल नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से हर स्टेट गवर्नमेंट यथासंभव कोशिश कर रहा है कि मदद करे। लेकिन क्या उनके पास हर जगह कैपेबिलिटी है, ये सवाल है। क्योंकि एनडीआरएफ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, और कायदे से ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर फेडरल है, ये फेडरल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ये स्टेट का फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है। स्टेट का फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका काउंटर पार्ट होना चाहिए एसडीआरएफ जी। और हर सूरत में ये माना गया है, सिद्धांततः ये माना गया है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिजास्टर को पहले रिस्पॉन्ड करता है, ना कि फेडरल फोर्स। फेडरल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ असिस्टेंस। हम लोग इन असिस्टेंस जाते हैं, मददगार के रूप में जाते हैं, न कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में, इन दैट सेंस कि पहला रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि हर जगह स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बहुत अच्छे दर्जे के नहीं है। ये एक जरूरत है जिसको मीट करने की बहुत आवश्यकता है। स्टेट्स को इसमें जागरूक होने की जरूरत है। तो मैं वही कह रहा था कि कभी कभी मंशा होते हुए भी अगर वो स्किल्स नहीं है, अगर वो एक्सपर्टीज नहीं है, अगर वो एक्सपर्ट फोर्सेस नहीं है, तो फिर वो कारगर रूप से वो जो समन्वय है वो नहीं हो पाता है। लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनके फोर्सेस लगभग एनडीआरएफ के स्तर के हैं, जैसे उड़ीसा में जो ओड्राफ है वो एनडीआरएफ से पहले का बना हुआ फोर्स है, और वो एकदम कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। और इस तरह हम लोग काम करते हैं कि मान लीजिए अम्फन साइक्लोन में हुआ तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 4 टीमें गई एनडीआरएफ की, तो 2 टीमें ओड्राफ की और एक टीम उड़ीसा फायर सर्विसेज की, और सबको अपना अपना काम बांट दिया गया। और जब समन्वय की जरूरत है तो एक साथ मिलकर काम करें। यही आइडियल सिचुएशन है और ऐसा ही काम होना चाहिए।
मुझे लगता है और उम्मीद है मेरी, आज सुबह भी एनडीए में सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, ये पुश दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि स्टेट्स भी उसी स्तर का फोर्स बनाएं ताकि रिस्पांस जो है एक एकीकृत कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस हो पाए। सर, बहुत सारी तस्वीरें जो मैं देख रही थी, एनडीआरएफ टीम जब फील्ड में है और बाढ़ में सबको बचा रही है, तो आपने जैसा बताया कि सांप से बचाया, डिलीवरी कराई, ऐसी कोई सिचुएशन रही हो जिसमें आपकी टीम ने कहा हो नहीं, अब इसको नहीं बचाया जा सकता, ऐसी कोई सिचुएशन आई क्या? बिल्कुल आई है। ऐसा नहीं है कि वी आर परफेक्ट। हमारी भी काफी फेलियर्स हुई हैं। मैं आपको एक सेट ऑफ एग्जांपल्स देता हूँ। पहला जो दिमाग में आता है, और उसको मैं इसलिए मेरे दिमाग में आता है कि मैं उसके बारे में बड़ा चिंतित रहता हूँ। बोरवेल इंसिडेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पा रहा है, सक रहा है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सक रहा है, और एनडीआरएफ को 500 किलोमीटर से बुलाया जा रहा है एक बच्चे की जान बचाने के लिए। जो 500 किलोमीटर में जो समय लगे वो बहुत मतलब खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में फेलियर रेट हमारा 50%। मैं सक्सेस रेट नहीं कह रहा हूँ, सक्सेस रेट 50% नहीं कहना चाहता हूँ, फेलियर रेट 50% है। अगर 100 ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम लोग 50 बच्चों को बचा पाते, 50 बच्चों को नहीं बचा पाते। तो उसके कारण अलग अलग है। अब बलुआई जमीन है, बालू ऑलरेडी मिट्टी गिरा हुआ है बच्चे के शरीर पर, वो ऑलरेडी सफोकेट हो चुका है, 100 मीटर की गहराई में है, छोटे सी जगह में, अंधेरे से घबरा कर ही, मतलब ये बट सोच कर ही बड़ी तकलीफ होती है मुझे एज डीजी एनडीआरएफ की एक नन्ही सी जान को हम लोग नहीं बचा पाते, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और मैं हर बार सोचता हूँ कि क्या इजाद करूं, क्या ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए, लेकिन अंततः यही ख्याल आता है कि जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके फोर्सेस इसमें नहीं लग पाएंगे, तब तक ये डिपेंडेंसी जो है एनडीआरएफ की हर छोटी चीज में, ये बड़ा दुखदाई है। और मुझे लगता है ये इस देश के लिए, जो कि एक सुपर पावर बनने के कगार पर है, इसको शोभा नहीं देता। हम लोगों को इसको सेटअप करना चाहिए। दूसरा, ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हम लोग डील करते हैं जिस इंसिडेंट को, वो है ड्राउनिंग। अब ड्राउनिंग इसलिए नहीं कि जो डूबा हुआ है उसको बचाना है, बॉडी जब नहीं मिलता है तो उसको रिट्रीव करने के लिए एनडीआरएफ को कभी कभी 1000 किलोमीटर तक जाना पड़ा है, क्योंकि वहां के चीफ मिनिस्टर ऑफिस या एमपी साहब या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी ने गुहार लगाई है कि अब सर नहीं हो रहा है, किसी भी हालत में आप लोगों को टीम को भेजिए ताकि बॉडी रिट्रीव हो सके, क्योंकि बॉडी बहुत मायने रखता है किसी परिजनों को, घर वालों को। तो ऐसे परिस्थितियों में भी हम लोगों को जाना पड़ा है, क्योंकि ये एक इमोशनल चीज है और करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये तकलीफ होती है कि क्यों नहीं लोकल कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर पाते। और एक थर्ड चीज है जो कि हमारी कमी है, मैं समझता हूँ, जिसको हम लोगों को डेवलप करने की जरूरत है, वो है हाई अल्टीट्यूड, जो हिमालयन अल्टीट्यूड्स हैं, जो स्नो बाउंड एरियाज है। स्नो बाउंड एरियाज के लिए हमारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि जो 4 नई बटालियंस बन रही हैं, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बन रही है, हिमाचल के लिए एक बन रही है, उत्तराखंड के लिए एक बन रही है। तो ये जो तीनों है, ये ऐसी परिस्थितियों को डील करेंगे, इसलिए ट्रेनिंग उसी तरह से उनको दिया जाएगा। और अच्छी बात है कि 3 में से 2 जो है आईटीबीपी से आ रही हैं, जो कि ऑलरेडी हिमालयन ट्रेंड रहते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये कमियां हैं, तो मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर दूं कि हमारे काफी कमियां हैं, काफी गैप्स हैं और बहुत अभी डिस्टेंस तय करना है। तो सर, फिर तो मेरा ये अगला सवाल थोड़ा अटपटा हो जाएगा कि अगर हम दूसरे देशों की तुलना में अपनी रेस्क्यू टीम की बात करें, एनडीआरएफ की, तो हम कहाँ हैं? नहीं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी एज एन इंडियन की भारत का जो एनडीआरएफ है वो दुनिया के सबसे अव्वल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस में माना जाता है। इसलिए नहीं कि उसके पास टेक्नोलॉजी की बहुतायत है या कहीं कमी है, इसलिए कि सबसे पहली बात है कि केवल डिजास्टर के लिए डेडिकेटेड फोर्स के रूप में ये अपने आप में अकेला इतना बड़ा फोर्स है। अमेरिका के पास भी इतना बड़ा फोर्स नहीं है, वो वॉलंटियर बेस्ड है। हमारे तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड ये लोग हैं और दे आर रेगुलरली एम्प्लॉयड, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो जब इजाद किया गया इस फोर्स को, उस टेक्नोलॉजी को बहुत हाई लेवल पर पैक किया गया था और यूनाइटेड नेशंस की जो चेकलिस्ट थी 310 इक्विपमेंट की, उसी चेकलिस्ट को हूबहू अडॉप्ट किया गया था।
इसलिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, जो एसओपीज हैं, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल, सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि यूनाइटेड नेशंस के यहाँ खबर आ चुकी है कि हम लोग चाहेंगे कि एनडीआरएफ भी यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में कुछ टीम्स बनाए जो कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जा सके डिजास्टर रिस्पांस के लिए। और उसमें इंडिया का फ्लैग भी रहेगा, इंडिया की टोपी रहेगी, यूनाइटेड नेशंस की भी टोपी रहेगी और यूनाइटेड नेशंस का बैच भी रहेगा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए क्योंकि वहां की जब टीम आई, यूएन की टीम ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर से जॉइंट टीम आई थी अभी 6 महीने पहले, तो उन्होंने हमारे इक्विपमेंट्स देखे, हमारे प्रैक्टिसेस देखे और ये कहा कि आपको हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप ही लोग कैपेबल हैं। नहीं, आप सिखा दें जी। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि लेकिन जो गैप्स हमारे में है वो गैप्स दूसरी जगह भी है, कमियां दूसरी जगह भी है। और सबसे जो मेरे ख्याल से हमारा जो यूएसपी है जो कि दूसरे कंट्रीज में नहीं है, कि हम एक स्टैंड अलोन फोर्स हैं जिसमें सारे जो स्किल्स हैं वो एक जगह है। अब एक ही बंदा, एक ही हमारा एनडीआरएफ का कर्मी वो वर्टिकल रेस्क्यू भी कर सकता है, अंडर वाटर रेस्क्यू भी कर सकता है, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बन सकता है, कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू भी कर सकता है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल रेस्क्यू भी कर सकता है। ये सारी स्किल्स एक बंदे को सिखाई जाती है, एक कर्मी को सिखाई जाती है। ये अपने आप में यूनिक है। इंडिया अपने आप में एक यूनिक जगह पर खड़ा है क्योंकि ऐसा स्किल सेट एक साथ, कंबाइंड स्किल सेट, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट दुनिया के किसी देश में इस तरह का सिस्टम नहीं है जो यहाँ है। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, कितना बड़ा अब बिहार, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बहुत सारी जाने जाती हैं, बहुत नुकसान होता है, आप लोग लगातार लगे हुए हैं चीजों को, लोगों को बचाने में, हर दिन हम सीख रहे हैं चीजों से, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों हम बाढ़ से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं? तो कहाँ कमी रह रही है? हमारी सरकार की कमी है, केंद्र सरकार की कमी है, राज्य सरकार की कमी है, या वो लोग जो नदी के पास वाले इलाकों में खुद जाके बस जाते हैं? और वो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनती है, अगर परेशानी की बात करें? नहीं, परेशानी इसमें जो मेन इशू है वो है रिवर सिस्टम मैनेजमेंट। और अच्छी बात है कि सरकार ऑलरेडी इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रही है। रिवर के इंटरलिंकिंग के बारे में भी आपने चर्चाएं सुनी है, क्योंकि एक रिवर सिस्टम जो है, जो बेस्ट प्रैक्टिस वर्ल्ड का है वो ये है कि द रिवर शुड बी अलाउड टू ब्रीथ। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। रिवर को बांध नहीं सकते आप, रिवर को या तो आप डैम्स बनाकर आप स्टोरेज करें, या तो फिर अगर स्टोरेज आप नहीं कर पाएंगे तो फिर रिवर को आपको कैचमेंट को फ्री रखना होगा और वहां पर पॉपुलेशन नहीं होगा। जैसे मैं डच एग्जांपल देता हूं, नीदरलैंड्स जिसको कहते हैं डच रिपब्लिक, तो वहां पर क्या होता है कि रिवर को हुए लोग हैं वो अपर रीचेस में चले जाते हैं जब जिस बार फ्लड आता है। तो उनके 2 घर होते हैं, फ्लड प्लेन में घर होते हैं जिनको वो अबेंडन कर देते हैं, और वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि फ्लड आने के बाद भी जब फ्लड पानी सूख जाएगा तो वो लिवेबल हो जाते हैं और फिर वो लौट के वहां चले जाते हैं और उनको कंपेंसेशन भी दिया जाता है फ्लड के समय में। कहने का मतलब है कि रिवर को आपको ट्रेन करना होता है, रिवर को गाइड करना होता है और रिवर को रास्ता देना होता है। तो ये सिस्टमिक थिंकिंग है। ये रिस्पॉन्स वाला इशू नहीं है कि हम लोग बचाव में जा रहे हैं। बचाव तो बहुत बाद की बात है, ये एक सिस्टमिक इशू है। तो मुझे लगता है कि तो जब स्टोरेज होने लगेगा ब्रह्मपुत्र के पानी का अपर रीचेस में, स्टोरेज जब होगा तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा बाढ़ पर। इसी तरह से नेपाल में ऐसे कुछ बांध हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहे किन्हीं कारणों से। जब आपसी समझबूझ से उसको कंट्रोल किया जाएगा तो फिर बिहार में बाढ़ की स्थिति बदल जाएगी। कहने का मतलब है, मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन रिवर सिस्टम्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स एंड डैम सिस्टम्स, इनका एक कॉम्बिनेशन की जरूरत है और ये सिस्टमिक कॉम्बिनेशन है। ये रेस्क्यू का बात नहीं है, दिस इज अ सिस्टमिक पॉलिसी इशू। और जब इसको लाइन अप हम लोग कर सकते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर अदर कंट्रीज के साथ मिलकर, तभी इसका समाधान हो सकता है। और अभी आप लोगों का जो ये पूरा चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नवंबर तक लास्ट टाइम गए थे, अभी कितने लोगों को रेस्क्यू किया है आपने? बिहार की आने वाले समय में क्या स्थिति होने जा रही है?
सेकंड लास्ट। असम में लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया स्टेट फोर्सेस के साथ मिलकर, अकेले नहीं किया। स्टेट हम लोग समन्वय में करते हैं, स्टेट पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ। बिहार में लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को सेफ्टी में ले गए गए हैं, और कुछ लोग अपने आप उनको समझा बुझाकर उनको शेल्टर्स में या कम्युनिटी किचन्स में ले लिया गया है। तो इस तरह से दोनों अगर राज्य मिला लिए जाए तो 1 से 1.5 लाख लोग ऑलरेडी मूव आउट कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा पूजा जी, अभी ये पहला इंस्टॉलमेंट है बाढ़ का, अभी तो शुरुआती दौर है। और इस बार जो अलग हुआ पिछले साल से कम बिहार में, वो ये है कि इस बार जो वाटर लेवल फर्स्ट फेज में बढ़ा है, वो पिछली बार फर्स्ट फेज में इतना नहीं बढ़ा था, सेकंड फेज या थर्ड फेज में जाके बढ़ा था। तो ये जुलाई में ही ये बाढ़ का एक भयावह स्वरूप, लगभग भयावह स्वरूप नजर में आया। तो आने वाले समय के लिए कोविड और बाढ़ दोनों से लड़ती हुई, और पता नहीं कब एक और तूफान आ जाए, इसके लिए तैयार है एनडीआरएफ। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।